नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लैनेट से। हम अभी NCERT द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। उसके बाद इस वीडियो पर आइए। आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं 1.3 फर्स्ट वीक की 3rd एक्टिविटी है। ये पूरा ब्रिज कोर्स मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ ऑलरेडी, वीक वाइज डिवाइड कर रखा है और ये फर्स्ट वीक में 3rd एक्टिविटी रहेगी और एक्टिविटी का नाम है पैनल ऑब्लिक ग्रुप डिस्कशन अबाउट लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। स्पेशली इस वाले एक्टिविटी में आप देखोगे कि टीचर्स बोलेंगे यार ये कुछ नहीं है यार, सिर्फ 5 एक्टिविटी हैं, सिर्फ 5 एक्टिविटी हैं और ये 5 एक्टिविटी 5 मिनट में करा देंगे। नहीं, हम इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द जिस्ट। सारी कहानी का ये जिस्ट है, सारी कहानी का ये जिस्ट है। ये 5 एक्टिविटी ही हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझाएंगी। तो हम इनको शॉर्टकट करने के बजाय मैंने इनका इंट्रोडक्शन, नॉट ओनली इंट्रोडक्शन, डिटेल में आपको समझा रखा है। अगर हम चाहें तो इसको 5 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपर पूरा डीप में जाके करेंगे। 1 बाय 1 एक एक एक्टिविटी को समझेंगे, डीप में जाएंगे, उसके बारे में आपको बताता हूं। एक्टिविटी क्या है? हैव ए पैनल डिस्कशन और ग्रुप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक्स गिवन बिलो। सबसे पहले बच्चे के डाउट आएगा, पैनल डिस्कशन क्या है? अगर आप पैनल डिस्कशन की डेफिनेशन समझेंगे तो बेसिकली पैनल डिस्कशन इज एज गुड एज ग्रुप डिस्कशन। बस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बच्चे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। वेयर एज इन पैनल डिस्कशन जो एक्सपर्ट रहेंगे, आप एक्सपर्ट हो अब बायोडाइवर्सिटी के, सभी बच्चे एक साथ बैठो इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर्स, इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर्स, देखने वालों के सामने बैठो, एक ग्रुप डिस्कशन करो। इस एक्टिविटी में बेसिकली जो हमने 1.1, 1.2 एक्टिविटी की है, उसका और डीप में जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपसे। NCERT चाह रहा है कि आप उसका और डीप में जाओ और समझने की कोशिश करो बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन से सेव साइलेंट वैली मोमेंट हुए थे और बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बारे में हम डीप में समझेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स initiatives to combat with related issues। तो हम डायरेक्टली फर्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबसे पहले तो हम एक एक वर्ड को समझेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर का लॉस हो गया, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो डाइवर्सिटी, जो भी एनिमल प्लांट्स हैं वो कितने डाइवर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के। अभी तक आपने एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में समझा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं। उन सबको अगर लॉस होता है किसी कारण से, कोई चीज़ है, कोई बर्ड्स हैं, कोई प्लांट्स हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बारे में हमें पैनल डिस्कशन करना है या ग्रुप डिस्कशन करना है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर वो इनिशिएटिव्स जो इन सब रिलेटेड इश्यू से कॉम्बैट करने में काम आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज, रैंकिंग अमंग द टॉप 17 मेगा डाइवर्स नेशंस। इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप 17 कंट्रीज में आता है। अब आपको लगेगा ऐसा क्या है इंडिया में, क्या स्पेशल है? तो वो बात करते हैं। विद इकोसिस्टम रेंजिंग फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ में अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे ज्योग्राफिकल तरीके से, तो नॉर्थ में आपको हिमालयाज मिलेंगे, टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इंडिया के मैप में नीचे की तरफ साउदर्न इंडिया में इस वाले हिस्से में वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे आपको। नॉर्थ में क्या बताया उसने? हिमालयाज, और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। एंड द एरिड थार डेजर्ट
वेस्ट वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा? थार डेजर्ट एंड द कोरल रीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे कहाँ है? इस एरिया में। इसमें आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगी। होस्ट ए वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स आपको, जब इतना बायोडाइवर्स है, कहीं तो आपको पूरा रेगिस्तान मिल रहा है, कहीं वेस्टर्न घाट में आपको गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, और जिसके कारण रेन फॉरेस्ट इतने शानदार हैं कि आप सोच नहीं सकते। हिमालयाज है हमारे पास, जहां आइस से लेके और ग्रीनरी तक सब कुछ मिलेगा आपको। अंडमान निकोबार का एग्जांपल दे रहा है, वहाँ कोरल रीफ मिलती है देखने को। Recognizing the importance of preserving this natural heritage, the Indian government has initiated a range of program and projects. तो इन सब को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोजेक्ट और प्लान्स अभी तक लॉन्च किए हैं। उन प्रोग्राम्स के बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, NBAP। नेशनल का बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, दिस इज द मेन जिस्ट, लॉन्च्ड इन 2008। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान इज इंडियाज प्राइमरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मेन फ्रेमवर्क है जिसके लेफ्ट राइट में सब कुछ डिपेंड करेगा, मतलब मेन पॉलिसी अपनी NBAP रहेगी। The plan lay out strategy for conserving biodiversity, promoting sustainable use of biological resources, and ensuring fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of genetic resources. Genetic resources का equitable partition रहेगा। It is complemented by state biodiversity action plans. ये तो हो गया नेशनल का, पूरे देश का कंबाइंड एक्शन प्लान, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, अलग अलग स्टेट जिम्मेवार रहेंगी इसके लिए। सेकेंड आता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये क्या है? एस्टेब्लिश्ड इन 2003 अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में आई, जो कि डिपेंड किस पे थी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पे। इज ए बॉडी दैट एडवाइजेज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा NBAP, वो पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के डिफरेंट तरीके, पॉलिसीज, वो सब लागू करेंगे। ये क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इट्स ए काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि जिसमें कि लोग रहेंगे जो एडवाइज करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व करना है। थर्ड वन इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इनसे भी पहले, इन शॉर्ट कहा जाए तो लगभग सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के लिए। इसके अंडर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। ये वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है। इट्स समवेयर नियर अराउंड हरिद्वार, उत्तराखंड। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, जैसे मैं बताया कि 1972 सबसे पहले हुआ था, तो उसी हिसाब से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आया। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा आसाम में है, होम टू द वन हॉर्न राइनो, जो एक सींग वाला राइनो रहता है, उसके लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बना। नेक्स्ट इज सुंदरबन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट एंड ए टाइगर रिजर्व। मैनग्रूव फॉरेस्ट का सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है, एंड ए टाइगर रिजर्व है। Next is Project Tiger. Fourth one is Project Tiger. One of the most iconic conservation efforts in India, Project Tiger was launched in 1973. Project Tiger कब आया? 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। जस्ट इसके नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट टाइगर आया। प्रोजेक्ट टाइगर का मेन पर्पस क्या था कि इंडिया में टाइगर्स एक्सटिंक्ट की श्रेणी में आ रहे थे कि खत्म हो जाएंगे, तो उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद 9 टाइगर रिजर्व। स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व थे, एंड नाउ एक्सपेंडेड टू ओवर 50 रिजर्व अक्रॉस द कंट्री। अभी अराउंड 50 टाइगर रिजर्व तक पहुंच गए हम, अंडर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके द्वारा हम टाइगर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट।
ये टाइगर को तो बचा लिया। अब बात आई एलिफेंट की, तो एलिफेंट के लिए क्या करेंगे? तो एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ 1992 में। एशियन एलिफेंट को बचाने के लिए 1992 में हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया। विद दिस हमारी फर्स्ट एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ये देखिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट विद रिलेटेड इश्यूज। बायोडाइवर्सिटी से हमें नुकसान होंगे और उन नुकसान को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो हमने अलग अलग डिस्कशन किए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दैट इज सेक्रेड ग्रोव्स। सेकंड एक्टिविटी है सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? सेक्रेड का मतलब होता है बेटा धार्मिक। वो ग्रोव्स जो धार्मिक तरीके से जिनको प्रिजर्व किया गया है। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ट्रेडिशनली पुराने टाइम से प्रोटेक्ट कर रखा है उनको, उन जंगलों को। देखो प्रोजेक्ट तो जितने भी जैसे नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन सेक्रेड ग्रोव में और नॉर्मल नेशनल पार्क में मेन डिफरेंस क्या रहेगा? मेन डिफरेंस क्या होता है बेटा? इन सब में सेक्रेड ग्रोव्स में कुछ कम्युनिटी, आसपास का कोई एरिया वाले कोई कम्युनिटी होगी, लोकेलिटी होगी, जो धार्मिक रूप से उस जंगल से, उस फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, जो बोलते हैं कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए इसको, फॉरेस्ट को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने धर्म के साथ जोड़ रखा है, तो उसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। उससे पहले, ये सेकंड एक्टिविटी करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें और इकोसिस्टम के बारे में बात ना करें। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। आई डोंट नो इस बुक में क्यों नहीं दिया इकोसिस्टम को डिटेल में। मुझे लगता है कि इकोसिस्टम को डिटेल में देना चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, सच दैट आप लोग इकोसिस्टम को समझ पाएँ। अनटिल अनलेस इकोसिस्टम नहीं समझ पाए, बायोडाइवर्सिटी का कोई मज़ा नहीं है। इकोसिस्टम है क्या? एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म and non-living components such as sunlight, air, water and minerals that interact with each other in a specific environment। ये तो थी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो बिना समझाए समझ नहीं आएगी, और उसके लिए हम आपको समझाते हैं इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम बेटा बेसिकली क्या है? एक नेचुरल यूनिट है। कैसे बनी? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं और इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर एंड मिनरल्स, और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या है बेटा? वो फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट को मान लो ये फॉरेस्ट एरिया है और इसके साइड में कोई सिटी है, इस टाइप से सिटी डेवलप हो रखी है और इधर कोई फॉरेस्ट है। अब इस फॉरेस्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। वो नॉन लिविंग कंपोनेंट सनलाइट, एयर, वाटर या मिनरल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे। तो ये वाला एरिया जो कि अपने आप में पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब आपस में ही इंटरेक्ट करके सर्वाइव कर सकता है। सिमिलरली सिटी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब सिटी में भी लोग भी रह रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब कुछ रह रहे हैं, प्लांट्स भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। वो भी वाटर के साथ, सनलाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स आपस में दे कैन सर्वाइव। सिमिलरली फॉरेस्ट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन दिस एरिया ओनली। तो फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम ये हो गया, और एक इकोसिस्टम ये हो गया। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स ट्री, एनिमल, डियर्स, बर्ड्स, फंगी, इंसेक्ट, सॉइल, सनलाइट एंड रेनफॉल। वही चीजें हैं। ट्री क्या है? प्लांट है। एनिमल्स क्या हो गए? डियर, बर्ड्स वगैरह हो गए। फंगी, इंसेक्ट क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक सॉइल, सनलाइट एंड रेनफॉल।
एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। इट इज़ देयर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अमेजन रिवर बहती है और उसको एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है। बताओ क्या नाम बुलाया जाता है? अमेजन जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, दे आर नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ। इतना बढ़िया इकोसिस्टम है, दे आर नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ बिकॉज दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ द अर्थ। करेक्ट। नेक्स्ट इज डेजर्ट इकोसिस्टम। जैसे हम थार रेगिस्तान की बात करते हैं या फिर सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं। जैसे मैंने फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया, हो सकता है ये वाला एरिया कोई डेजर्ट हो। दिस इज अगेन अ डिफरेंट इकोसिस्टम, इंक्लूड्स कैक्टी, स्नेक्स, लिजर्ड, स्नेक एंड वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा, वहाँ के एनिमल्स, प्लांट उस हिसाब से अडेप्ट हो चुके होंगे, तो उसको एक अलग इकोसिस्टम कहा जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे लेक लगा लो, लेक है, सी है, ओशन है, कैन बी फ्रेश वाटर लाइक लेक्स, रिवर और मैरीन लाइक ओशन और कोरल रीफ। एग्जाम्पल क्या रहेगा? अंडमान रीफ। अंडमान वाला जो मैं एग्जांपल बता रहा था, कोरल रीफ रहेगा, तो वो उसका बहुत अच्छा एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डोमिनेटेड बाय ग्रास। जैसे नाम स्पेसिफाई हो रहा है, जहां ग्रास ज़्यादा होगा, विद हर्बिवोरस लाइक जेब्रास एंड कार्निवोरस लाइक लॉयंस। एग्जाम्पल दिया उसने गंगेटिक प्लेन्स, जो गंगा नदी के प्लेन है ना, वो वाला एरिया। नेक्स्ट इज अर्बन इकोसिस्टम, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको सिटी का। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, पार्क्स, पीपल, पेट्स, बर्ड्स एंड पॉल्यूशन। अब देखो अर्बन सिस्टम में पॉल्यूशन वगैरह भी ऐड कर दिया, लेकिन हमने उसके साथ अडेप्ट कर लिया है। नाउ वी कैन सर्वाइव। दिल्ली सिटी का एग्जांपल दिया है, तो उसमें क्या होगा? बिल्डिंग्स होंगी, पार्क्स होंगे, लोग रह रहे होंगे, पालतू जानवर होंगे, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बर्ड्स होंगे एंड पॉल्यूशन होगा। बाय दिस इकोसिस्टम के हमने डिफरेंट एग्जांपल दिए और इकोसिस्टम को समझने की कोशिश की। इकोसिस्टम वेरी मच इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई डाउट नहीं है। जब तक आप इकोसिस्टम नहीं समझोगे, बायोडाइवर्सिटी अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। आपके टॉपिक में नहीं था, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए इंक्लूड किया है। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्रेड ग्रोव्स की। सेक्रेड ग्रोव क्या है? एज इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट कर रखा है इन फॉरेस्ट को। सेक्रेड ग्रोव्स आर टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट ही है, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन क्या है? टाइप ऑफ फॉरेस्ट ही है। टिपिकली वर्जिन एंड रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए बेस्ट है। दैट आर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है ड्यू टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स। जो मैं बता रहा था, रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स के कारण उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। दे आर ऑफन डेडिकेटेड टू लोकल डायटीज। डायटीज का मतलब देवता। कोई लोकल देवता है मेरे गांव में, मान लिया कि भाई ये देवी है, वो सती हो गई थी, ये हो गया था, लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है। हमारे कुछ लोकल देवी देवता रहते हैं और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, उनके नाम पे कि भाई ये वाला तो जो हमारे मान ले मेरे गांव के पास में कोई छोटा सा जंगल है, हमारे गांव ने सबने डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई ये तो उस पर्टिकुलर देवी या देवता के लिए हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो फिर वो सालों साल निकल जाएंगे, ना कोई उसमें लकड़ी काटेगा ना कोई शिकार करेगा। तो वो सबसे बेस्ट एरियाज होते हैं, रिच इन बायोडाइवर्सिटीज, क्योंकि आसपास के लोग ना तो खुद काटेंगे ना किसी को काटने देते हैं, इवन गवर्नमेंट तक को नहीं काटने देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? खासी एंड जयंतिका हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय जो अपना स्टेट है उसमें खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, वहां की लोकल कम्युनिटी ने उसको सेव करके रखा हुआ है। एंड द अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी काफ़ी सारे एरियाज, जैसे आपने सुना होगा बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में, वो लोग काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बहुत अच्छा मूव है ये। सेक्रेड ग्रोव्स के क्या फीचर्स रहेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें धार्मिक एक पॉइंट रहेगा ही रहेगा। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड, ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करके रखते हैं वो लोग। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जब उसको ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट कर दिया और जैसा नेचर उसको ग्रो कर रही है,
देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस। आदमी ने उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है। नेचर ने जैसे उसको ग्रो किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, आने दो, प्लांट्स आए, आने दो, एनिमल्स अपने आप अपना हैबिटेट बना लेंगे, बनाने दो। तो जो नेचर ने किया, तो इसीलिए वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रह जाएंगे। Sacred groves often harbor a high diversity of plants and animal species including rare and endangered ones। क्योंकि नेचर ने उसको प्रोटेक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली जो रेयर या फिर इंडेंजर्ड, जो खतरे में है ना कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो एनिमल भी मिल जाएंगे आपको वहाँ, वो प्लांट्स भी मिल जाएंगे। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, अब सीधी सी बात है, फॉरेस्ट है और नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचर अपने आप में सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है। नेचर कैसा होता है? नेचर कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर हम ज़्यादा खुजली करेंगे नेचर के साथ, तो नेचर एडजस्ट कर लेगा। एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, खासी जयंतिका हिल्स के बारे में बात कर चुके हैं हम, अरावली के बारे में बात कर चुके हैं। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट में बताया था वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का वेस्टर्न वाला पार्ट, कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह रीजन रहेंगे। सेक्रेड ग्रोव इन दिस रीजन ऑफन कॉल्ड देवराई आर मैनेज बाय लोकल कम्युनिटी एंड डेडिकेटेड टू डायटीज। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कल्चरल प्रिजर्वेशन, जैसे मैं एग्जांपल दिया, मेरे गांव के पड़ोस में कोई फॉरेस्ट है, छोटा मोटा फॉरेस्ट है, हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है। तो जो गांव की पुराना कल्चर चल रहा होगा 100 साल से, 500 साल से, 1000 साल से, वो कल्चर भी मेंटेन रहेगा। हम किसी न किसी देवी देवता के वहाँ पूजा करने जाएंगे, कैसे पूजा करेंगे? वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, दादा से बेटे के पास आएगी, बेटे से उसके बेटे के पास आएगी, उसके बेटे से उसके बेटे के पास आएगी, तो वो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी रहेगा। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल तरीके से बैलेंस रहेगा। दे हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द रीजन बाय कंजर्विंग सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, कैसे? सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने से। विद दिस सेक्रेड ग्रोव्स, जो सेकंड टॉपिक था वो हमारा आपको समझ आ गया होगा। दिस वन सेकंड, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस स्टोरी ऑफ सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। थर्ड वन इज सक्सेस स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है इसके बारे में भी, क्योंकि ये स्टोरी किस लिए ऐड की गई है? ये स्टोरी इसलिए ऐड की कि हमें लगता है, और ये आपको पढ़ाने का पर्पस 8th क्लास में किस लिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? 8th क्लास में पढ़ाने का पर्पस ही यही है कि हमें लगता है कि यार गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, हाईवे बनेगा या फिर कोई फैक्ट्री बनेगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, तो ये पूरे फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ अकेला? मेरे तो कुछ बस का नहीं, मैं तो एक अकेला छोटा सा 8th क्लास का बच्चा हूँ। इस टॉपिक को ऐड करने का पर्पस समझना आप, 8th क्लास का बच्चा पूरा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को कैसे रोक लेगा? वो चीज़ आपको फील कराने के लिए है कि आप अकेले नहीं हो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ही करना है। वो तरीका समझा रखा है कि कैसे एक अकेला बच्चा एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को रोक सकता है, अगर वो सही है। अगर वो सही है तो कैसे रोक सकता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, और ये सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस हुआ था। ये is one of the India's most iconic and successful environment movement. Successful environment movement था बेटा। It took place in 1970s and 80s, 70s 80s के बीच में केरला रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन केरला, फ्रॉम बीइंग सबमर्ज्ड ड्यू टू ए प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट। पहले इसके बारे में मैं थोड़ा समझाता हूँ बेटा। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट था, पानी से जो बिजली बनाते हैं ना, पानी से बिजली बनाने का एक डैम गवर्नमेंट ने प्लान किया था देर इन केरला। तो जो लोकल कम्युनिटी थी आसपास की, उन्होंने देखा कि अगर डैम बनेगा
तो डैम बनने के बाद मान लीजिए यहाँ से कोई नदी जा रही है और मैं इस जगह पे कोई बहुत बड़ा डैम बना दूँ, बहुत हाइट में ऊंचा, इस टाइप से ऊंचा डैम बना दूँ बहुत ऊंचा, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में पानी यहाँ रुकना शुरू होगा तो इसका विड्थ बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी और ये पूरा एरिया, ये बड़ा, बहुत सारे गांव डूब जाएंगे, बहुत कोई फॉरेस्ट डूब जाएगा उसके अंदर। तो वही बता रखा है, फ्रॉम बीइंग सबमर्ज्ड ड्यू टू ए प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, यहाँ पे डैम बन रहा था कोई रिवर के ऊपर, ये रिवर जा रही थी, तो जो आस पास का एरिया है वो पूरा सबमर्ज हो जाता है, पूरा डूब जाता, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान होता। जो साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, उसको बचाने के लिए उन्होंने इस डैम के अगेंस्ट गए वो और उन्होंने उसको बचा लिया। द गवर्नमेंट प्रपोज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द कुंतीपुजा रिवर विच वुड हैव फ्लडेड द साइलेंट वैली। वो पूरी साइलेंट वैली को फ्लडेड कर देती। पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, साइलेंट वैली इज वन ऑफ द लास्ट अनडिस्टर्ब्ड ट्रैक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो रीजन था उसका अनडिस्टर्ब हिस्सा था, जिसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। मूवमेंट क्या हुआ, इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, पोएट्स एंड एक्टिविस्ट्स, बेसिकली आप कहो तो जो एक्टिव लोग थे जिनको बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज था, इकोसिस्टम को समझते थे, जॉइंट हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाए, वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस किया। कैसे किया, प्रोटेस्ट किया, पॉलिटिशियंस को लेटर लिखे, सीएम को, पीएम को, एंड पेटिशन वर लॉन्च। पेटिशन क्या होता है बेटा, कोर्ट में हम कोई अर्जी लगा दी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्जी, पेटिशन लगा दी, पेटिशन डाल दिया कि भाई किसी भी तरह इस साइलेंट वैली को बचा लो। सक्सेस, उनको सफलता कैसे मिली, 1980 में उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी इंटरवीन्ड एंड स्टॉप द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रोक दिया। इन 1984 साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क। अब सोचिए, जो चीज डूब जाने वाली थी उसको क्या डिक्लेयर कर दिया अब उन्होंने, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, इट मीन्स नाउ इट इज कंजर्व, और वो सालों साल कंजर्व रहेगी, उसको नेचुरल तरीके से ग्रो करने दिया जाएगा। द मूवमेंट लेड टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। अब क्या हुआ, जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट से अब बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में समझने लगे, एंड इंस्पायर्ड फ्यूचर इन्वायरमेंटल एफर्ट्स अक्रॉस इंडिया। अब जैसे आपको ही ये टॉपिक समझने से ये फीलिंग आई होगी कि हाँ, अगर मेरे आसपास में कुछ गलत हो रहा है तो आई विल टेक एक्टिव एक्शन। उसी के लिए आपको ये टॉपिक समझाया गया है। विद दिस एक्टिविटी 1.3 का थर्ड वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसमें पहले एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर हम हैबिटेट्स, किसी भी एनिमल का हैबिटेट क्या होता है बेटा, हैबिटेट होता है उसके रहने की जगह। जैसे लॉयन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, वैसे तो आपकी बुक में डैन लिखा होगा, लेकिन मतलब फॉरेस्ट में रहता है। तो अगर हम उसको चेंज कर दें तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक मछली रहती है पानी में, अब मैं पानी को वहाँ से हटा दूँ तो मछली कहाँ रहेगी, वो सब उसके बारे में डिस्कशन किया है। टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अगर हम हैबिटेट चेंज कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, समझ रहे हैं। व्हेन एनिमल हैबिटेट चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉज और ह्यूमन एक्टिविटी, किसी भी कारण से अगर एनिमल का हैबिटेट चेंज होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल कॉज से हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से हो। इट कैन हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटीज। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो देखते हैं। लॉस ऑफ स्पीसीज, एक्सटिंक्शन। बच्चे इस एक्सटिंक्शन को तो समझते ही हैं कि भाई स्पीसीज ही गायब हो जाएगी।
जैसे आज से 5-10 साल पहले तक आपने एक छोटी सी चिड़िया दिखती होगी जिसको स्पैरो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो दिखती थी, लेकिन आजकल बहुत कम हो गई है, बड़े शहरों में स्पेशली नहीं दिखती है। तो इट्स इज मतलब यू कैन से एक्सटिंक्शन की होने वाली है बस, लॉस ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। मैनी एनिमल्स आर स्पीसीज अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट, वो हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट हो गए हैं। व्हेन हैबिटेट आर डिस्ट्रॉयड, अगर हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, कैसे? डिफॉरेस्टेशन से, फॉरेस्ट को काट दिया, अर्बनाइजेशन से वहाँ सिटी डेवलप कर दी, दे कैन नॉट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, वो सर्वाइव नहीं कर पाते और नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ नहीं दे पाते, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन। तो धीरे धीरे क्या होता है? एक्सटिंक्शन हो जाता है, वो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो एनिमल्स, वो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, हैबिटेट लॉस इज ए मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ टाइगर्स एंड लॉयन। अब जो पहले फॉरेस्ट एरियाज थे वो कम होते गए अर्बनाइजेशन के कारण, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के कारण। धीरे धीरे क्या हुआ? जंगल कटते चले गए। अब जंगल नहीं है तो टाइगर और लॉयन कहाँ रहेंगे? तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्शन की उस पर है। फिर गवर्नमेंट को समझ आया कि ये तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलाए। जो अभी हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ा था, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था, वो सब इसी के लिए था। नेक्स्ट, डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन। फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। एवरी स्पीसीज इज ए पार्ट ऑफ फूड वेब। फूड वेब आपने पढ़ा होगा, लॉयन डियर को खाता है, डियर घास को खाता है, घास को ग्रास ऊपर खाता है, वो आपने पढ़ा है। तो वो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रप्शन आ जाएगा, टूट जाएगी। एवरी स्पीसीज इज ए पार्ट ऑफ फूड वेब। इफ ए हैबिटेट चेंज कॉजेज वन स्पीसीज टू वैनिश, अगर एक स्पीसीज की चेन बन रखी है यूं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लॉयन डियर को खा रहा है, डियर ग्रास को खा रहा है। तो अगर इफ ए हैबिटेट चेंज कॉजेज वन स्पीसीज टू वैनिश, तो एक स्पीसीज अगर वैनिश हो जाए, ये गायब हो गई बीच की, एक स्पीसीज गायब होगी, इट अफेक्ट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे। तो उससे क्या होगा? क्या फिर लॉयन ग्रास को खा सकता है? नहीं खा सकता, लॉयन ग्रास को नहीं खा सकती ना। तो इन दैट केस लॉयन भी बेचारा भूखा मर जाएगा। अगर मैं बीच में से इसको हटा दिया, डियर को हटा दिया, तो लॉयन ग्रास को खा नहीं सकता है। तो इन दैट केस पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बिंग द एंटायर इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड वन, माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। एनिमल में माइग्रेट टू न्यू एरियाज इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर्स। जैसे रियल लाइफ में आपने प्रैक्टिकली भी हाल फिलहाल में बहुत से शहरों में जब भी बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा, बाढ़ के साथ बहुत सारे एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल सिटी में आ जाते हैं, स्नेक्स। तो वो क्या है? माइग्रेशन ही तो है। अगर माइग्रेशन होता है, या फिर कुछ रेजिडेंशियल एरियाज में जो कि फॉरेस्ट के पास रहते हैं, लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, वो सब आ जाते हैं। कैसे? एनिमल्स में माइग्रेट टू न्यू एरियाज। अब लॉयन को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? आसपास में जो भी रेजिडेंशियल है वहाँ पहुँच गया, इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, खाने के लिए या फिर शेल्टर के लिए। दिस कैन लीड टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। उससे क्या होगा? आदमी के बीच में और शेर, चीता, क्रोकोडाइल, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। स्प्रेड टू इन्वेजिव स्पीसीज और डिजीज आउटब्रेक्स, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम पे बहुत फर्क पड़ेगा और डिजीज आउटब्रेक वगैरह हो सकते हैं। ये समझा रखा है। नेक्स्ट है बेटा, डिक्लाइन इन इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज में डिक्लाइन आ जाएगा, कमी आ जाएगी। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट सर्विसेज लाइक पोलिनेशन। बायोडाइवर्सिटी के कारण क्या होता है? पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन क्या होता है बेटा पता है? जो सीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्स होने में, पेस्ट कंट्रोल में एंड क्लाइमेट रेगुलेशन में, क्लाइमेट के रेगुलेशन में। फ्यूअर स्पीसीज होंगे। अब ये बता रहा है कि अगर स्पीसीज कम हुए, हैबिटेट चेंज हुआ, तो एनिमल्स की स्पीसीज कम हो जाएंगी। स्पीसीज कम हो जाएंगे तो फ्यूअर स्पीसीज, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? वीकर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा कमजोर पड़ जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था लॉयन का, मान लिया मैंने डियर को निकाल लिया तो मेरे इकोसिस्टम पे पूरे कमजोर हो गया। फ्यूअर नेचुरल बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन एंड अदर लाइफ।
तो उससे क्या होगा, नेचुरल बेनिफिट्स ह्यूमन के लिए या फिर दूसरी लाइव्स के लिए काफ़ी कम हो जाएंगे। उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इन शॉर्ट सारी कहानी का जिस्ट क्या है, चेंजिंग हैबिटेट। अगर हैबिटेट चेंज हुआ तो मैं आपको लास्ट में समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर हैबिटेट चेंज हुआ तो क्या होगा, स्पीसीज लॉस हो जाएगी, स्पीसीज गायब होगी, वीकर इकोसिस्टम बनेगा, वीकर इकोसिस्टम बनेगा तो डिक्लाइन इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मेरा तो ये वाला गांव है, मेरे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट विल हैव अ वाइडर इम्पैक्ट, और ये कहीं स्टेट नेशनल पे जाके नहीं रुकने वाला, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट दिखेगा। वो चीज़ समझा रखिए। विद दिस ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। फिफ्थ पॉइंट हम समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना कैसे करेंगे, एंड एसोसिएटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बहुत हेल्प की, स्पेशली इन इंडिया, इंडिया के केस में। और इंडिया में भी मैंने वो साइंटिस्ट को इंक्लूड किया है जो कि एनसीईआरटी, जिसके बारे में पढ़ा है एनसीईआरटी ने, सच दैट यू मे फील कनेक्टेड विद द एनसीईआरटी। मैंने वो स्पेशल साइंटिस्ट को इंक्लूड किया है। फर्स्ट वन इज जानकी अमल, 1897 में बॉर्न हुई थी, 1984 में उनकी डेथ हो गई थी। was an Indian botanist dedicated to environment work and helped to document and preserve India's rich plant diversity. इंडियन बोटनिस्ट थी बेटा, उनका एनवायरनमेंट के प्रति बहुत काम किया उन्होंने, एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट। ये देखिए डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, आपको याद हो फर्स्ट एक्टिविटी आप नेचर वॉक के लिए गए थे। जब नेचर वॉक में गए थे तो आपको बताया था कि एक डायरी, नोटबुक, पेन लेके जाना है आपको साथ में, और जो आप देख रहे हो उसको नोट डाउन करना है। सिमिलरली उन्होंने भी नोट डाउन किया, उसको डॉक्यूमेंट किया पेपर्स में, बुक्स, काफ़ी सारी बुक्स लिखी उन्होंने, सच दैट ये नॉलेज ट्रांसफर हो एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। सी प्लेड ए की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। जो अभी हमने पढ़ा था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, उसमें उन्होंने मेन रोल अदा किया था। As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. वो हेड रही बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और उस टाइम में उन्होंने डॉक्यूमेंट करने में बहुत हेल्प की। नेक्स्ट इज सलीम अली, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सलीम अली, क्वेश्चन आ भी सकता है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? आंसर इज सलीम अली। 1896 से लेके 1987 तक उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने बर्ड्स के बारे में, बर्ड सेंचुरीज डेवलप करने में, बर्ड का नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने में, ही हैज़ रिटन मोर देन 10 बुक्स ऑन बर्ड्स। उन्होंने नेशनल पार्क भरतपुर, राजस्थान, रंगानाथी टू बर्ड सेंचुरी, मांड्या में, कर्नाटका में, काफ़ी जगह मतलब इस टाइप से उन्होंने काम किया, और 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट इज एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? जो ग्रीनरी है, प्लांट्स, स्पेशली वीड्स के लिए उन्हें, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास खाने के लिए हम इतना पैदा नहीं कर पाते थे कि हम पूरा हमारा खाना फुलफिल कर पाएँ, तो हमारे खाने के लिए कमी पड़ जाती थी, हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। तब हमारे मिस्टर एम.एस. स्वामीनाथन सर आए, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, मतलब डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप के जो सीड्स हैं ना, उनको इम्प्रोवाइज किया सच दैट वो ज़्यादा दे पाएँ। रिसेंटली डिक्लेयर भारत रत्न, उनको भारत रत्न से अभी गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न देने का प्लान किया है, और उनको जाना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
Swaminathan began his career in 1949 researching the genetics of potatoes, wheat, rice and jute. इन सब पे उन्होंने रिसर्च की. He played a crucial role in developing high-yielding variety of paddy that help ensure India's low-income farmer produce more yield. उन्होंने राइस में, व्हीट में, पोटैटोज़ में काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन किए जिससे हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाया अनाज के मामले में. तो विद दिस हमारा एक्टिविटी 1.3 मैंने बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है. बहुत डीप में लेके गया हूँ आपको. ये टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा सच दैट दे कैन हैव ए रेफरेंस, और स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है ही, कोई डाउट नहीं है. तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू. जय हिंद.